Hello dear students, today we are going to start numerical portion of the fourth unit. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 3 मीटर फ्रॉम द ग्राफ शोन हेयर। तो ये एक ग्राफ दिया हुआ है और उसमें 2 से लेकर 3 मीटर तक किसी बॉडी को डिस्प्लेस करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। This graph is given. This axis is representing x displacement या distance in meter. This axis is representing force in SI unit Newton and this is origin. And here if this is 0.1, this is 0.2, 0.3. At 0.2 and 3 force is given 40 and 60 Newton. Then we have to calculate work done from this graph. तो वर्क डन हमें पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और दूसरा वर्क डन अगर हमें ग्राफिकली कैलकुलेट करना है तो वो होता है एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अब ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व या ग्राफ दिया हुआ है इसमें फोर्स के नीचे और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस तक जो नेट एरिया होता है वो हमारा होता है वर्क डन। अब इसने वर्क डन सिर्फ चाहिए हमारे से जब किसी बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया है 2 मीटर से 3 मीटर तक, सिर्फ वही वर्क डन चाहिए। नेट वर्क डन पूरा नहीं चाहिए 0 से लेकर 3 तक। तो अगर इतना ही चाहिए तो यही एरिया निकाल देते हैं। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो इसको हम एक तो ऐसे निकाल सकते हैं कि पूरे का एक साथ निकाल दें, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये याद ना रहे आपको तो एक ये रेक्टेंगल बना लो, एक ये ट्रायंगल बना लो, दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो अभी वर्क डन निकालना है जब बॉडी डिस्प्लेस हुई है x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 3 मीटर तक। तो सिर्फ इसी का निकालना है तो सिर्फ ये एरिया निकाल देते हैं। मान लिया दिस इज पॉइंट ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD तो ये ऐसे निकलेगा। ये जो है 40 है क्योंकि दिस इज 40, दिस इज B, ये BD जो है वो है 60 एंड 2 से लेके 3 या C से लेके D तक ये है ये 3 माइनस 2। तो इसका जो एरिया होगा सम ऑफ द पैरेलल साइड 40 प्लस 60 इंटू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच की डिस्टेंस है 3 माइनस 2 और उसका आधा। तो ये 100 इंटू 3 माइनस 2 1/2, तो ये आ गया 50। वर्क डन उसकी एसआई यूनिट होती है जूल, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट ली हमने तो इसकी वर्क डन की भी यूनिट जो आएगी जूल एसआई यूनिट आएगी। दिस इज द वर्क डन 50 जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी दे दोगे, वो बच्चे दे गए। ये बच्चों के नहीं है सर, टीचर है रिसेप्शन वाली उनके बेटा होया। अच्छा अच्छा, हाँ जी चलो ठीक है, बधाई हो उनको।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A body move from point A to B under the action of a force varying in magnitude as shown in the figure. Obtain the work done. Force is expressed in Newton and displacement is in meter. अब एक और ग्राफ गिवन है, सेम एज इट इज, फिर हमें वर्क डन निकालना है. याद रखना है, अगर कर्व से ऊपर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर का जो एरिया होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और वो डिस्प्लेसमेंट की जो लाइन है उससे नीचे का जो एरिया होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे. तो नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव को जोड़ देंगे, मतलब वो जो नेगेटिव एरिया आएगा उसको पॉजिटिव में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारा नेट वर्क डन बन जाएगा. तो ये ग्राफ जो है गिवन है, इसको मैं बनाता हूँ. This is representing displacement 1, 2, 3, 4, 5. It is representing displacement. Let me check. And on y-axis there is force. This is 0, this is 10 Newton, 5 Newton, and this is 15 Newton, 20 Newton. It is representing the force. अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव. और यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू 15 है, बीच में कहीं 10 कहीं 5. अब हमें एरिया इसके अंडर का सारा निकालना है, वो क्या होगा, नेट वर्क डन होगा. तो नेट वर्क डन के लिए क्या करते हैं, एक तो ये एरिया निकाल लेते हैं, लेट दिस इज फर्स्ट. एक ये एरिया निकाल लेते हैं, मान लिया ये सेकंड है. फिर ये एरिया निकाल लेते हैं, दिस इज थर्ड. और ये एरिया निकाल लेते हैं, दिस इज फोर्थ. तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो एरिया आएंगे इनकी वजह से जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा. तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 माइनस W4. तो W1 निकालना है तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, फिर एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, इसको ऐसे करके बनाओ या ऐसे आप इसका पूरे का एक साथ निकालो, फिर ये दोनों ट्रायंगल का निकालो. तो मैं एक साथ कर देता हूँ. W1 के लिए मैंने किया इसका एरिया, तो ये विड्थ इंटू में ये हाइट, ये विड्थ है 2 - 1 1, और ये हाइट है 0 से लेके 10 तक, तो 10 × 1. फिर W2 निकालते हैं. W2 ये पूरा मैं एक साथ निकालता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ तक तो है 10 और ये बड़े वाला है 15, तो 10 + 15 सम ऑफ द पैरेलल साइड, 10 + 15 इंटू हाफ ऑफ डिस्टेंस. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 - 2 कितना बनेगा, 1, उसका आधा, ये W2 आ गया. अब W3 ये निकालते हैं, तो इसको भी प्लस करना है. तो ये ट्रायंगल है, इसका ये बेस ये हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस है इसका 1, हाइट इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल बन जाएगी 15. ये W3 आ गया. माइनस W4 निकालेंगे तो ये भी एक ट्रायंगल है, इसका बेस तो है 5 - 4 1, और ये हाइट जो है वो 15 है, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 15. अब इन सबको कैलकुलेट कर देते हैं. 10 × 1 ये बन गया 10, ये 25/2 12.5. नेक्स्ट ये वाला बनेगा 15/2 7.5, और ये माइनस बनेगा 15/2 7.5. तो ये 7.5 से 7.5 कैंसिल, तो ये 22.5 वर्क डन है, इसलिए वर्क डन की यूनिट क्या होगी, जूल. तो दिस इज द नेट वर्क डन. तो ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, बस इसमें मेरा बताने का यही मोटो था
कि एरिया जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है डिस्प्लेसमेंट लाइन, इससे ऊपर वाले को तो पॉजिटिव लेना है और नीचे वाले को नेगेटिव लेना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, A shot is traveling at the rate of 100 meter per second is just able to pierce a plank of 4 centimeter thick. What velocity is required to just pierce a plank of 9 centimeter thick? कोई शॉट है, उसके द्वारा किसी चीज़ के अंदर छेद करते हैं। पियर्सिंग का मतलब होता है उसके अंदर से ड्रिल छेद करना। तो जब वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है तो वो 4 सेंटीमीटर मोटी चीज़ के अंदर से छेद कर देता है। अब उसको कितनी स्पीड पे दौड़ना चाहिए कि वो 9 सेंटीमीटर मोटी चीज़ में छेद कर दे। अब कोई चीज़ हम फेंकते हैं, फेंकने के बाद किसी दीवार से किसी चीज़ से जाके टकराती है, अगर वो कमज़ोर होती है, जैसे बॉल होती है, किसी कमज़ोर चीज़ से टकराती है तो जाके उसमें छेद कर देती है। अब जितना तेज़ी से हम फेंकते हैं उतना ही ज़्यादा वो छेद मोटा मतलब लंबा करने के चांसेस होते हैं, उतना ही ज़्यादा वो इफेक्टिव होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो भी चीज़ को हम वहाँ पे फेंकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में। तो इधर से जाने वाली की काइनेटिक एनर्जी उधर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन को हम इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी जब उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड दे रखी है उसको हम इक्वल टू लिख देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस में वेलोसिटी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी हम मान लेंगे हाफ mv स्क्वायर है इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट 9 सेंटीमीटर चाहिए हमें, तो देखते हैं कैसे करेंगे। मान लिया इसके अंदर छेद करना है। जब ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शॉट आया तो इसने इसके अंदर ऐसे ड्रिल किया, छेद किया। पियर्सिंग का मतलब ये है। तो इसकी मोटाई जो है 4 सेंटीमीटर है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि इसकी मोटाई 9 सेंटीमीटर है और इसके अंदर से भी पियर्सिंग करनी है, छेद करना है। तो फिर इसकी जो ये वेलोसिटी फर्स्ट केस में v1 थी 100 मीटर पर सेकंड, सेकंड केस में कितनी होनी चाहिए ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, हाफ mv1 का स्क्वायर। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हुई, वर्क डन में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बना लो, 0.4 बना 0.04 लिख दो या 4/100। ऐसे ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv2 का स्क्वायर। और ये भी वर्क डन में कन्वर्ट होगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 9 सेंटीमीटर, 9/100। दोनों को इक्वेट करके 2 इक्वेशन बनेंगी। तो फर्स्ट केस से हमारी इक्वेशन क्या बनी, हाफ mv1 का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 4/100 को मैं लिख देता हूँ 0.04। ऐसे ही सेकंड केस से क्या बनेगी, हाफ mv2 का स्क्वायर जो कि निकालनी है, मैंने एज्यूम कर लिया कि उसकी वेलोसिटी v2 है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 9/100 को मैंने लिख दिया 0.09। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में से मुझे ये अननोन वेलोसिटी v2 को निकालना है। मैं क्या करता हूँ, 1/2 कर देता हूँ, 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये लेफ्ट के नीचे लेफ्ट आ जाएगा, राइट के नीचे राइट आ जाएगा। 1/2 इंटू m इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू m इंटू v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई f इंटू 0.09। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये f से f कैंसिल। तो ये बच गया 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0.04 डिवाइडेड बाई 0.09। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4/9। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर देते हैं। दोनों तरफ का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू 2/3। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। इधर से v2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी
v2 उधर चला जाएगा और 2/3 इधर आके 3/2 हो जाएगा। 100 × 3/2 तो ये आ जाएगा 150 मीटर पर सेकंड। तो अगर वो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके टकराएगी तो वो 9 सेंटीमीटर थिक पियर्सिंग कर देगी, उसके अंदर छेद कर देगी 9 सेंटीमीटर की मोटी चीज़ के अंदर। Next is question number 4. A particle of mass 0.5 kg travel in straight line with a velocity v is equal to 5 × x raised to power 5/2 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी जो है डिपेंड करती है x पे और वो वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही घटे बढ़ेगी उसकी वेलोसिटी भी घटेगी और बढ़ेगी। हाउ मच वर्क इज डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। पार्टिकल का मास गिवन है 0.5 kg और इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, वेलोसिटी v इज वेरिएबल 5 × x रेज टू पावर 5/2 मीटर पर सेकंड। हाउ मच वर्क इज डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। अब इसको डिस्प्लेस किया गया है x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 मीटर तक, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उसको हम कैसे निकालते हैं, एक तो ये होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन निकालते हैं। दूसरा हम निकाल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये ऐसे लिख दें, काइनेटिक एनर्जी एट लोकेशन 2 मतलब फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट लोकेशन 1 मतलब इनिशियल। तो ये कैसे करेंगे, हाफ mv2 का स्क्वायर, क्योंकि मास ऑफ द पार्टिकल तो इनिशियली भी उतना ही था फाइनली भी उतना ही था, तो इसको m1 या m2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, mv1 का स्क्वायर। अब इसमें से हाफ इंटू m तो कॉमन आ गया, तो ये बचा v2 माइनस v1 का स्क्वायर। अब v2 और v1 क्या है ये तो हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो फिक्स नहीं है, ये तो x पे डिपेंड करती है। तो इनिशियल का मतलब 1 का मतलब जब वो x 0 है तो उस टाइम पे v1 की वैल्यू क्या होगी, जब यहाँ पे 0 पुट कर देंगे 0 की पावर समथिंग, ये तो पूरा 0 बन जाएगा। v2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जब फाइनल पॉइंट सेकंड पॉइंट जब x इज इक्वल टू 2 मीटर रख देंगे तो 5 × 2 की पावर 5/2 ये बन गया सेकंड। अब हम क्या करते हैं, v1 और v2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, वर्क डन आ जाएगा इस इक्वेशन में 1/2 इंटू m की जगह क्या लिखता हूँ मैं 0.5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 इंटू v2 का स्क्वायर, v2 ये है सिर्फ, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 5 × 2 की पावर 5/2 और इस पूरे का स्क्वायर करना है कंप्लीट का, और माइनस v1 का स्क्वायर, लेकिन v1 तो 0 है तो 0 का स्क्वायर। तो ये बन गया 5 से ये गया 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू, अब ये 5 का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 5 × 5 इंटू, अब ये 2 का पावर 5/2 और उसकी पावर 2 है, तो ये 2 से वो 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 5 बचेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 5 इंटू 5, ये 2 की पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 बार 2 को मल्टीप्लाई। अब ये नीचे वाले 2 ऊपर वाले 2 से कट जाएंगे, सिर्फ 3 बचेंगे, 2 × 2 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200। अब ये क्या निकाला हमने, वर्क डन, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। तो वर्क डन इज 200 जूल। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A machine gun fire 60 bullet per minute with a velocity of 700 meter per second. If each bullet has a mass of 50 gram 50, find the power of the gun. अब इसमें क्या करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन डाटा। ए मशीन गन फायर 60 बुलेट पर मिनट, तो नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड वो है 60 बुलेट पर मिनट, एक मिनट में इतनी बुलेट फायर होती हैं। और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या है, 700 मीटर पर सेकंड। इफ ईच बुलेट हैज ए मास ऑफ 50 ग्राम, मास ऑफ ईच बुलेट 50 ग्राम है। फाइंड द पावर ऑफ द गन, पावर ऑफ गन निकालना है। तो हर एक बुलेट का मास अगर 50 ग्राम है तो एक मिनट में कितना मास ट्रांसफर होगा। अब देखो एक मिनट में 60 बुलेट ट्रांसफर होती हैं, चलती हैं, तो एक बुलेट का मास अगर 50 ग्राम है तो 60 बुलेट का नेट मास कितना बन जाएगा, नेट मास इन 1 मिनट ये बन जाएगा 50 इंटू में 60, तो ये 3000 ग्राम, इतना मास ट्रांसफर होगा पर मिनट। ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो 3 kg पर मिनट, इतना मास जो है ट्रांसफर होगा हर मिनट में। अब अगर हमें पावर निकालनी है, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से आएगा यहाँ पे वर्क डन। तो पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इन सारी बुलेट्स की काइनेटिक एनर्जी 12 mv², टोटल मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन हमें पावर निकालनी है, इसलिए पर यूनिट टाइम निकालना पड़ेगा, पर सेकंड निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू एम नेट 3 इंटू वी का स्क्वायर 700 और डिवाइडेड बाई 60। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 700 को स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 60। तो ये 1 0 से ये गया, ये 3 दूनी 6, तो ये 35, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.25 किलोवाट। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ए मैन साइकिल अप ए हिल, एक कोई पहाड़ी है उसके ऊपर कोई आदमी साइकिल चला रहा है। हुज स्लोप इज 1/20, मतलब 20 मीटर जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो 1 मीटर ऊंचा उठ जाता है। विद ए वेलोसिटी ऑफ 6.4 किलोमीटर पर आवर अलोंग द हिल, द वेट ऑफ मैन एंड साइकिल इज 98 kg, व्हाट वर्क पर मिनट इज द मैन डूइंग। तो फर्स्ट ये निकालते हैं, फिर उसको हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट करना है। ये कोई हिल है, जब ये 20 मीटर आगे बढ़ता है, मतलब जब ये नेट जो ये डिस्टेंस है, मान लिया ए बी सी, ये जो ए सी डिस्टेंस जब 20 मीटर होती है उस सिचुएशन में ये जो है 1 मीटर होती है। हाँ जी, मैं वहीं पे फिल कर दूंगा, वहीं ऑफिस में आके मैं कर दूंगा। अभी आवाज़ नहीं आती ना इसमें फिर। हाँ, तो ये BC है 1 मीटर,
तो ए मैन साइकिल अप ए हिल हुज स्लोप इज 1 in 20 विद ए वेलोसिटी ऑफ 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वेलोसिटी जो है 6.4 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकंड बना लेते हैं, 6.4 × 5/18। तो ये जो वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर कन्वर्टिंग इट इन मीटर पर सेकंड, ये आएगी आपकी 16/9 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी आ जाएगी। द वेट ऑफ द मैन एंड साइकिल इज 98 kg। What work per minute is the man doing? What is his horse power? तो वर्क पर मिनट निकालना है और पावर निकालनी है हॉर्स पावर में। अब हम क्या मान लेते हैं कि ये जो स्लोप है और ये इसकी वजह से जो इंक्लिनेशन है वो एंगल थीटा है। मान लिया इस लोकेशन पे है ये मैन अपने साइकिल के ऊपर, तो इस लोकेशन पे इसका वेट जो होगा ये mg होगा। अब लास्ट यूनिट में हम सब कुछ सीख चुके हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा mg साइन थीटा, और इस कंपोनेंट के अगेंस्ट इसको काम करना पड़ेगा क्योंकि इसका वेट इसको नीचे की तरफ धकेलना चाहेगा। तो आदमी जो काम करेगा उसके लिए उसको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो उसको ऊपर लेके जाएगा। तो पावर क्या आएगी, ये फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स mg साइन थीटा इंटू वेलोसिटी गिवन है, तो m 98 गिवन है, इंटू में g की वैल्यू 9.8 है। साइन थीटा अगर आपने इस ट्रायंगल में निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/20, इंटू में v वेलोसिटी 16/9। तो यहाँ से ये जो पावर आएगी आपकी, ये पावर की वैल्यू आ जाएगी आपकी मैग्नीट्यूड वाइज इसकी कुछ वैल्यू जो भी आएगी उसको आपने हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, इसको 746 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। तो ये तो वाट में आएगी। तो ये पावर हॉर्स पावर में बनानी है अगर हमें, तो इस पूरे को 746 से डिवाइड कर देंगे। 98 × 9.8 × 1/20 × 16/9 डिवाइडेड बाई 746। तो ये जो हॉर्स पावर में इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.114 HP। इतना हॉर्स पावर लगाना पड़ेगा। सेकंड उसने पूछा था वर्क डन पर यूनिट पर मिनट। तो ये जो चीज आई है, ये पावर, ये आई है वर्क डन पर सेकंड। अगर इसी को मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्क डन पर मिनट अगर निकालना है तो ये वर्क डन पर सेकंड को ही हम पावर बोलते हैं। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो 98 × 9.8 × 1/20 × 16/9 मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी, यह आएगी 5122.1 जूल। 5122.2 जूल। इतना वर्क डन पर मिनट करना पड़ेगा उस आदमी को इस साइकिल को ऊपर पहुंचाने के लिए। तो कल हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।